देखिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन से। मैंने आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ा दिया, पाई डायग्राम तक ही आपके सिलेबस में है। उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दे दिया है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट करिए। इतना कहने के बाद भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। आप लोग न्यूमेरिकल करके देते नहीं हो, कैसे समझ में आएगा। कोशिश करिए करने की। देखिए ग्राफिक प्रेजेंटेशन आपके सामने है। स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक प्रेजेंटेशन आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा रिलायबल है, यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इन सिचुएशंस व्हेन डायग्रामेटिक एज वेल एज ग्राफ्स कैन बी यूज्ड, द लेटर इज़ प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेजेस ओवर द फॉर्मर, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशंस अराइज होती है कि डायग्राम्स और ग्राफ्स दोनों अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपको प्रेफर करना है ग्राफ्स को, क्योंकि ग्राफ्स का प्रेजेंटेशन ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन टू डायग्राम्स, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो मैं मेंशन कर दिया है मैंने नीचे। देखिए लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ। ये सब आपको कॉपी में बनाना है, ये मैंने नोट्स पर्पज से ही लिखा है आपके। देखिए अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। ग्राफ्स जो हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होते हैं, ठीक है, टेबल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। लिखे इसमें लिखा हुआ है ए फैक्ट दैट एन ऑर्डिनरी मैन कांट अंडरस्टैंड ईजिली कैन बी अंडरस्टूड बाई ग्राफ्स, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। ये कहने का मतलब ये है, एक ऑर्डिनरी आदमी जो है फिगर्स को आसानी से नहीं समझ सकता, लेकिन ग्राफ्स को समझ सकता है। और एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है नीचे, Therefore it is said a picture is worth of 1,000 word। यानी कि आप 1,000 वर्ड लिख दीजिए और एक पिक्चर बना दीजिए। 1,000 वर्ड लिख दीजिए और एक पिक्चर बना दीजिए, वो एक ही बराबर है। इसीलिए कहते हैं दिमाग में जो चीज़ पिक्चर की होती है वो ज़्यादा समय तक रिटेन होती है, ठीक है, ज़्यादा समय तक रिटेन होती है। अगर हम किसी चीज़ को ग्राफ के थ्रू, किसी चीज़ को पिक्चर के थ्रू समझाएंगे तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहता है। जैसे मैं हूँ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर वही चीज़ मैं आपको, उसी चीज़ का कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखा दूँ, मैं करके दिखा दूँ मैं, तो वो आपके दिमाग में जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी। फिर उसके बाद है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफ्स में क्या है, जो है कॉम्प्लेक्स डेटा जो है उसको सिंपल और समझदार तरीके से, अंडरस्टैंडेबल तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके कारण टाइम और एनर्जी दोनों बचते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिशियन की भी और ऑब्जर्वर की भी, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट है यूज़फुल इन कंपैरिजन। यूज़फुल इन कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि इसके थ्रू हम डेटा को कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या है, दो अलग अलग पिक्चर्स हैं, दो अलग अलग फिगर्स हैं, अगर उसको कंपेयर करना है तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन ईजिली कंपेयर, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। और उसके बाद फिर अगला है पोजिशनल एवरेज। आपको पता है पोजिशनल एवरेज क्या होता है, मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल्स है, ये सब पोजिशनल एवरेज है। इनको लोकेट करने में, इनको बताने में जो है आपका ग्राफ का बड़ा रोल रहता है। देखिए एक तो होता है जिसको हम, एक एवरेज ऐसा होता है जैसे मीन है, उसको हम कैलकुलेशन के थ्रू अचीव हमें मिलता है। आपको पता होगा, जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एवरेजेस मिलेंगे, ठीक है। अब मोड क्या है, मोड का मतलब क्या है कि जिस भी आइटम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वही मोड है। मीडियन का मतलब है मिडिल वैल्यू, तो इसमें कैलकुलेशन उतना नहीं करना है। तो ये क्या है, लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेज भी बताता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज। इसमें मैथमेटिकल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लेमन, एक जनरल बंदा भी इसको बगैर, जिसको मैथमेटिक्स का कोई खास नॉलेज नहीं है, जो टेक्निकली उतना स्किल्ड नहीं है, वो बंदा भी जो है इसको ईजिली समझ सकता है, कर सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके थ्रू जो है हम फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है, ग्राफ्स के थ्रू जो है हम फ्यूचर
में कोई भी बंदा या कोई भी फेनोमेना कैसे चलेगा, कैसे मूव करेगा, क्या होगा, ये सब जो है आप ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, ये डायग्राम के थ्रू आप कभी नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद फिर है यूनिवर्सल यूटिलिटी। अब इसमें क्या है, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एडवर्टीजमेंट, सब जगह जो है ग्राफ्स का यूज़ होता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सातों के सातों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग के ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग इसका एक फेयर कॉपी में बना लें। इतने कहने के बावजूद, लिखने के बावजूद कोई बच्चा लिखने को तैयार नहीं है, पता नहीं किस खुशफहमी में हो आप लोग। उसके बाद फिर अगला है फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्राफ। लिखा हुआ है टू मेक कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल, टू मेक कंपैरिजंस इजी, टू चेक एन एक्यूरेसी और टू मेक मोर पेनेट्रेटिंग एनालिसिस। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो फंक्शंस हैं, जो जिसके कारण से हम ग्राफ्स को बनाते हैं। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है ग्राफ को बनाने का। ठीक है। उसके बाद आइए, ये तो थ्योरी थी, अब हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है और एक टाइम सीरीज ग्राफ होता है। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है और एक टाइम सीरीज ग्राफ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला नहीं, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि एक कॉलम आपका वेरिएबल का होगा और दूसरा कॉलम होगा आपकी फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी बोलो, एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कहने का मतलब क्या है, मैंने जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था तो जो लोग अवेलेबल थे पहले चैप्टर में, उनको मैंने बताया था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में केवल डेटा होता है, इंडिविजुअल सीरीज में केवल वेरिएबल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, याद रखिए। इंडिविजुअल सीरीज में केवल और केवल वेरिएबल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपका डेटा भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। आपको जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स बनाने हैं उसमें इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी रोल नहीं होगा। इंडिविजुअल सीरीज के ग्राफ्स नहीं बन सकते, ये हमेशा अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज के ग्राफ्स बन सकते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज के ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज के कभी भी कोई भी ग्राफ्स नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, अपने दिमाग में आप इसको बिल्कुल फिट कर लीजिए कि डिस्क्रीट सीरीज के ग्राफ्स बनेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज के ग्राफ्स बनेंगे। ठीक है। तो ये है। अब देखिए, इसमें मैंने पहला केस लिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स कितने होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है। अब इसमें क्या है, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है ये डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये केवल डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमेशा याद रखिए कि वेरिएबल्स को जो है हमेशा, चाहे आप इसको बनाइए या किसी भी चीज़ में आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाइए, वेरिएबल्स हमेशा और हमेशा एक्स एक्सिस पर आएंगे। वेरिएबल्स हमेशा एक्स एक्सिस पर आएंगे और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर आएगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लेकिन वैसे भी अपने दिमाग में आप लिख लीजिए कि हमेशा जो है ये आपका जो वेरिएबल्स हैं ये हमेशा एक्स एक्सिस पर होंगे, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर होंगे। और ये जो है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ केवल डिस्क्रीट सीरीज़ को शो करता है। डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर डेटा आपका एब्सोल्यूट नंबर्स में दिया हो। ठीक है। डेटा आपका जो है एब्सोल्यूट नंबर्स में दिया हो, वो डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज़ का ग्राफ नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस सीरीज़ का ग्राफ इस पर नहीं बनता है। ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ऊपर स्केल दी हुई है, ये देखिए न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, प्रिपेयर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है। ये दिया हुआ है, एक तरफ वेट दिया हुआ है, दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। मैंने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 kg लिख लिया। स्टूडेंट के नंबर्स दिए हुए हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 kg लिखा है और 1 सेंटीमीटर बराबर 5 स्टूडेंट्स लिखा है। और ये देखिए नीचे मैंने ग्राफ बनाया है। देखिए अब एक तरफ क्या है, मैंने देखा अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और नंबर ऑफ और वेट क्या है आपका, वेट आपका वेरिएबल है। तो मैंने हमेशा यही बोला है कि जो भी वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा।
ठीक है। और यहाँ मैंने देखिए बिल्कुल आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से बनेगा, इसी तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे ये मैंने पिक्चर में दिखाया आपको, वैसे ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्टोग्राम के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम, कल इसके विषय में बताऊंगा। आप लोगों से ये होप है कि जितना मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसके सबके नोट्स आप बनाते रहिए साइमल्टेनियसली। अगर आप मुझे दिखाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। इसको पूरा करिए और लगातार बनाते रहिए। थैंक यू क्लास।